हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आज हम यूनिट 2 जिसमें कि हम एसक्यूएल पढ़ रहे हैं उसका आज लेक्चर 3 है। आज का जो मेनली टारगेट रहेगा वो रहेगा एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं और साथ में कुछ हम ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं? नॉर्मली एग्रीगेट करने के लिए यूज होते हैं, यानी कि जब आप मल्टीपल रोज को ग्रुप करते हैं एक साथ और आप कुछ आउटपुट चाहते हैं एज एन सिंगल, मतलब एक कह सकते हैं सिंगल वैल्यू चाहते हैं जो आपको एक सिग्निफिकेंट मीनिंग दे, आपको कोई एक रिजल्ट प्रोवाइड करे। लेट सपोज मैं मान के चलती हूँ, मैं चाहती हूँ कि एक कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं मैं काउंट करना चाहती हूँ, तो मैं एग्रीगेट फंक्शन का यूज करूँगी। कौन सा? काउंट। या फिर मैं फाइंड करना चाहती हूँ एक कंपनी कितने एम्प्लॉयज को मतलब पर मंथ सैलरी प्रोवाइड करती है, तो जितनी भी कंपनीज में एम्प्लॉयज होंगे उनकी जो भी सैलरी होगी उनका सम निकाल लो। या एवरेज पैकेज क्या है कंपनी का, तो उसके लिए एवरेज फंक्शन का। मिनिमम सैलरी क्या है किसी भी कंपनी की या मैक्सिमम सैलरी क्या है। ये जो फंक्शंस होते हैं ये एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, ये आपको मदद करते हैं डेटा को समराइज करने में। कैसे? बाय कंबाइनिंग मल्टीपल वैल्यू टू फॉर्म अ सिंगल। जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज किए जाते हैं। जब आप ग्रुपिंग करते हैं उसके साथ बहुत ज्यादा यूज देखने में ये आते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ग्रुप बाय के साथ ही यूज करेंगे, आप जर्नली भी यूज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शन में सबसे पहले हम 3 को जानते हैं कि काउंट, एवरेज एंड सम। ठीक है, ये जो बेसिकली यूज होते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए यूज होते हैं ताकि आप कुछ न्यू इंसाइट, न्यू इन्फॉर्मेशन डेटा के बारे में जान सको। जैसे कि काउंट फंक्शन है, नाम ही बता रहा है, ये क्या करती है, नंबर ऑफ रोज प्रोवाइड करता है जो किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन को मैच करता है। सपोज मैं अगर यहाँ पे देखो, अभी कैसे लिखते हैं वो मत देखो, अगर मैं बोलती हूँ मुझे नेम काउंट करके बताओ उन एम्प्लॉय जो दिल्ली में रहते हैं, तो कितने रहते हैं? 1 और 2। या मुझे बताओ किन्होंने, कितने एम्प्लॉय ने जो ज्वाइनिंग करी है वो कब करी है? 6 अगस्त को करी है, तो सिर्फ 1 है। तो काउंट फंक्शन आपको काउंट करने में मदद करता है। तो उसका लिखने का तरीका क्या होता है? सेलेक्ट, कौन से कॉलम को काउंट करना है, कौन सी टेबल से काउंट करना है और किस कंडीशन पे काउंट करना है। वेयर कंडीशन लगाना जरूरी नहीं होता लेकिन आप लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने बिना इसके लिखा है, क्या लिखा है? सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करो कौन सी टेबल से। सपोज मैं इस टेबल का नाम मान लेती हूँ, ये मेरा EMP है। ठीक है, मैंने माना सिलेक्ट काउंट करो कितने एम्प्लॉयज हैं। अगर आपसे बोलती हूँ काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन क्या बोलते हैं, किस एनी कंपनी। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? डुप्लीकेट वैल्यू भी काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7। कहने को आपको लग रहा है डुप्लीकेट, बट ये काउंट जो है बेसिकली सिर्फ काउंटिंग करता है कि कितने टपल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो डी, अगर सपोज यहाँ DEF या कोई रिपीट होता तो बस वो काउंट करके दे देता नॉर्मली। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 7। अगर मैं यहाँ लिखती और वेयर, जो आपकी सिटी है वो क्या होनी चाहिए? दिल्ली। अगर मैं ये लिख के दूं जो सिटी है दैट मस्ट बी दिल्ली, तो अगर ये होता तो कितने जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो दिल्ली में रहते हैं? सिर्फ 2, तो 2 आंसर आ जाता। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं और चाहे तो बिना उसके भी लगा सकते हैं। और एक ग्रुप बाय के साथ भी यूज होता है, ये मैंने आपको पहले बताया है। जो एसक्यूएल एवरेज फंक्शन है नॉर्मली एवरेज वैल्यू निकालता है किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू की, जो आपको मदद करता है सेंट्रल टेंडेंसी आपके डेटा की। अगर आपको निकालना है कि भाई एवरेज सैलरी क्या है, तो आप क्या लिखोगे? सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इन सबको ऐड करके इसका एवरेज निकाल के आपको दे देगा कि भाई कंपनी की एवरेज सैलरी 6300 है। अगर आप चाहते हो एवरेज सैलरी निकालना उन एम्प्लॉय की जो नोएडा से बिलोंग करते हैं, तो आप क्या लिखोगे? वेयर, हर उसके बाद सेमीकोलन लगना है, वेयर सिटी इज इक्वल टू आपका नोएडा। ठीक है, आप उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या कर सकते हैं? चेंज। तो नोएडा में कौन है? सिर्फ एक ये है, तो 2 का एवरेज निकल के आपको दे जाएगा कि ये पता लग जाएगा एम्प्लॉय जो नोएडा से बिलोंग करते हैं उनकी एवरेज सैलरी क्या है। अब अगला आता है आपका सम। जो सम है वो नॉर्मली
सम करके देता है न्यूमेरिक कॉलम का। न्यूमेरिक कॉलम का मतलब आपसे न्यूमेरिक वैल्यू जो स्टोर करते हैं उन्हीं कॉलम पे ये वाले जो एग्रीगेट फंक्शन है वो लगा सकते हैं। जैसे कि सेलेक्ट, कौन से कॉलम का सम करना है, कौन सी टेबल से करना है, कौन सी कंडीशन पे करना है। अब कंडीशन पे सबसे पहले देखो, एक सेकेंड में ही हटा देती हूँ। ठीक है, अब देखो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट सम सैलरी, सिलेक्ट करो सैलरी कॉलम्स का सम निकाल के आपको ये प्रोवाइड करेगा कौन से एम्प्लॉयज। आप चाहें तो वेयर कंडीशन भी लगा देते, वेयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज 6 अगस्त, तो 6 अगस्त की भाई अगर 2 लोग होते तो उनका सम मिल जाता, और अगर आपने कंडीशन नहीं लगाई है तो सिंपल ऐसे ही आ जाएगा। अब आता है मिन और मैक्स, नाम से ही पता चल रहा है ये स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल के देता है कॉलम की और ये लार्जेस्ट वैल्यू निकाल के देता है कॉलम की। ये बहुत सारे डेटा टाइप पे यूज किया जा सकता है, जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग और डेट्स। ऐसे ही ये भी बहुत सारे डेटा टाइप के साथ यूज किया जा सकता है। मिन फंक्शन को अगर आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड के साथ यूज करते हो तो ये रिटर्न करता है मिनिमम वैल्यू अमंग द यूनिक वैल्यूज इन कॉलम। ठीक है, यानी कि ऐसा हो सकता है, सपोज मैंने आपको एज पे लगाया मिनिमम, तो अब एज 2 है तो ये मिनिमम है, तो इनकी एक डिस्टिंक्ट की वजह से एक बार ही ये देगा। ठीक है, ये अलाउ करता है। और आप जो है डिस्टिंक्ट कीवर्ड का मिनिमम में यूज करें ना करें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट जैसे जैसे कई बार प्रोग्राम्स, मतलब जब आप क्वेरी लिखोगे कई बार नीड पड़ती है, अभी नहीं समझ आएगा, इसको आप एज अ पॉइंट याद रख लें। ठीक है, ये अलाउ करता है एफिशिएंटली हैंडल करने में, मतलब मिनिमम फंक्शन सिंपल सा मिनिमम डेटा फाइंड आउट करने में कि ऐसे कंपनी में सबसे सैलरी सबसे किसकी कम है, या कहाँ पे ग्रोथ कम हुई है, कहाँ पे रिसेशन ज़्यादा है। तो मिनिमम मैक्सिमम ये आपको एम्प्लॉयज़ की डिटेल या कंपनी के बारे में पता लगाने में मदद करता है। जैसे कि आपके पास बहुत सारा डेटा पड़ा है बहुत सारी कंपनी का, लेकिन आपको पता लगाना है कि भाई कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, सबसे कम ग्रोथ कर रही है, तो मिन मैक्स फंक्शन का यूज़ करता है। अब देखो मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट करो एज एट्रीब्यूट में से सबसे मिनिमम एज फ्रॉम कस्टमर, तो भाई क्या आ जाएगी 21। आप कहेंगे मैं 2 बार नहीं आए, क्योंकि इसमें अभी आपको डिस्टिंक्ट कीवर्ड की कोई नीड नहीं है। कई बार जब हैविंग क्लॉज लगाते हैं, कुछ चीजें लगाते हैं, तब नीड आती है। अब इसलिए अभी फिलहाल तो आप सिंपल लेके चलिएगा, आगे समझाऊंगी ये चीज। अब अगला क्या है, मैक्स एज, तो सबसे जो मैक्सिमम एज होगी इसमें जो कि है 24, तो 24 एज एन आउटपुट आएगा। अब जो आउटपुट रिजल्ट आएगा तो उसमें जो एट्रीब्यूट नाम का जो एक कॉलम होगा, यानी कि जो एट्रीब्यूट होगा वो यही बन के एज एन आउटपुट आ जाएगा। लेकिन आप मिन मैक्स को दोनों को यूज करना चाहते हैं अलग कॉलम के साथ, तो देखो मैं मिन का एक करके, सपोज वी वांट टू फेच द पर्सन नेम, आपको पर्सन नेम भी फेच करना है। ये क्वेरी लिखने के लिए आती है जिसकी मिनिमम एज है ना, जिन जिन कस्टमर की मिनिमम एज है वो चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक टेबल बन के आएगी जिसमें कि एक तो कस्टमर नेम लिखा होगा और जो मिन एज है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा था, मिन एज नाम का एट्रीब्यूट आ रहा था। अगर आप उसे कोई और कॉलम का नेम देना चाहते हैं तो आप किसका यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं, और आपको मिन एज जो है आपको कॉलम के फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, उन कस्टमर के नेम आएंगे और क्या आएंगे, आपकी एज आ जाएंगी जो मिनिमम होंगी। ठीक है, आपका क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड आउट द कस्टमर नेम विद देयर मिनिमम विद देयर एज, या फाइंड आउट द कस्टमर हुज एज इज मिनिमम। ठीक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। एट द एंड आपकी ना क्वेरीज आती हैं लिखने के लिए, ये जो है टेबल्स आपको नहीं दी जाती, ये आपके समझने के लिए। अब देखो अगर मैं आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल समझाऊं, मेरे पास एक टेबल दे रखी है, अगर मैं लिखती हूँ सम सैलरी, तो सारी जो भी नॉन नल वैल्यूज है, यानी कि 802, 403, 604, इनका सम करके दे देगी। ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ डिस्टिंक्ट सैलरी, सम के अंदर क्या आती है, डिस्टिंक्ट सैलरी, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे जो सेम आ रही है, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे भी क्या होता है 604 होता, मैं मानती हूँ, तो फिर कितना ऐड होता है, ये ये, यानी कि जब अगर आप ये लिखते हो तो जो रिपीट वैल्यू होती है
वो भी ऐड हो जाती है। लेकिन आप यहाँ पे अगर डिस्टिंक्ट कीवर्ड डाल देते हो तो जो रिपीटेड वैल्यू है वो नहीं आएगी। जब एवरेज सैलरी की बात करते हो तो सम सैलरी यानी कि 802 400 ये सारा ऐड होगा, नल वैल्यू तो होगी नहीं, डिवाइड बाय 5, ठीक है। लेकिन जब आप एवरेज डिस्टिंक्ट सैलरी डालते हो तो अगर यहाँ पे डुप्लीकेट होती तो डुप्लीकेट वैल्यू हट जाती और डिस्टिंक्ट यानी कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड आपको मदद क्या करता है, जो डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है यानी कि डिस्टिंक्ट सैलरी सपोज 1 2 3 4 आती तो डिस्टिंक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सैलरी कितनी होती 5। अब ये देखो इस चीज को समझना, मैंने क्या चाहिए, मुझे एवरेज चाहिए डिस्टिंक्ट सैलरी का। तो अगर ये 604 होता तो भाई कितनी होती 1 2 3 4, तो चारों का सम आता डिवाइड बाय 1 2 3 4, क्योंकि मैंने क्या बोला काउंट करो डिस्टिंक्ट सैलरी, डिस्टिंक्ट कीवर्ड लग गया ना। तो यानी कि जब अगर यहाँ 604 नहीं है तो कितने 1 2 3 4 5, नल को काउंट नहीं करा जाता तो यहाँ पे क्या आ गया 5। लेकिन अगर ये 604 आता तो क्या होता 802 प्लस 403 प्लस आपका 604 प्लस 705 और डिवाइड बाय आपका 4 आ जाता। क्यों आ जाता, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या बोला गया डिस्टिंक्ट कीवर्ड, नाम से ही पता चल रहा है डिस्टिंक्ट, जो डुप्लीकेट नहीं है लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू ऐड होती है। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड समझ आया। मिन क्या है, मिनिमम वैल्यू इन द सैलरी एक्सेप्ट नल। जब आप मिन सैलरी लगाते हो तो नल जो है खाली होता है, यानी कि इस पर्सन की सैलरी नहीं पता जिसकी आईडी 6 है, तो ये मिनिमम सैलरी नहीं है, सबसे मिनिमम सैलरी है 403 रुपए, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, दिस इज द की पॉइंट। जब आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाते हो, देखो अगर आप सैलरी लिखते हो तो एज इट इज, एक मिनट से हटा देती हूँ, ठीक है। अब देखो अगर आप यहाँ पे से 604 ही मान के चलो, तो जब आप सैलरी लिखते हो तो 802 400 मतलब सब ऐड होगा, सब, ये नल तो ऐड होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप डिस्टिंक्ट लिखते हो तो ये ऐड दोबारा नहीं होगा, सिर्फ ये चारों ऐड होंगे। एवरेज में जब आप, एवरेज क्या होता है टोटल सम अपॉन काउंट, जो ये है वो नॉर्मली काउंट करेगा 1 2 3 4 5, डुप्लीकेट वैल्यू भी आपको ये काउंट करके दे देगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप डिस्टिंक्ट लगा दोगे तो डुप्लीकेट वैल्यू काउंट नहीं करके देगा। अब देखो इसमें ही कुछ पॉइंट दे रखे हैं, अगर मैं काउंट स्टार लिखती हूँ तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ये काउंट करके देता है। यानी कि अगर मैं स्टार लगाती हूँ, यानी कि पर्टिकुलर किसी कॉलम पे नहीं लगा रही हूँ, बस मैं देखना चाह रही हूँ कितने टपल है, तो 1 2 3 4 5 6, नल वैल्यू हो कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं करता। स्टार का मतलब होता है वी आर काउंटिंग द टपल्स, 1 2 3 4 5 6, कहने का मतलब है ये डुप्लीकेट एक तरह से नहीं है 1A802 2B403, तो बस ये काउंट करके देता है। लेकिन अगर आप लिखते हो काउंट सैलरी तो ये रिटर्न करता है नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यू ओवर द कॉलम सैलरी, यानी कि सैलरी में ये डुप्लीकेट वैल्यू भी करके देगा लेकिन 1 2 3 4 5 नल को नहीं काउंट करता। लेकिन अगर आप लिख देते हो डिस्टिंक्ट तो ये रिटर्न करेगा नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यू ओवर द कॉलम सैलरी। यानी कि अगर इस केस में बात की जाए जहां पे 604 है, अगर मैं लिखती हूँ काउंट सैलरी तो आंसर आएगा 1 2 3 4। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ काउंट डिस्टिंक्ट सैलरी तो आंसर 1 2 3 4 5। लेकिन अगर मैं डिस्टिंक्ट डाल देती हूँ तो 4, यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं है तो दोनों आंसर 5 आ गए। लेकिन अगर मैं 604 मान के चलती हूँ तो डिस्टिंक्ट पे 4 आएंगे, वैसे 5 आएंगे, ठीक है। काउंट स्टार सिर्फ टपल्स को काउंट करके देता है। अब चलो काउंट पे ही हम आते हैं, काउंट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जो काउंट फंक्शन होता है एसक्यूएल सर्वर में एक एग्रीगेट फंक्शन की तरह यूज होता है। ये नंबर ऑफ रोज रिटर्न करता है जो स्पेसिफाइड कंडीशन को मैच करते हैं। ये काउंट करता है कितने आइटम एक सेट में है, विच कैन बी ऑल रोज और द रोज दैट कंटेन अ सर्टेन क्राइटेरिया। मतलब ये काउंट करके देता है सारी रोज एक पर्टिकुलर सेट में या जो पर्टिकुलर कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करके देता है। जो एम्प्लॉयज है, हमने टेबल मानी जिसमें आपको ये डेटा दे रखा है। देखो कभी भी आपको ये टेबल्स नहीं दी होंगी, आपको सिर्फ एक स्कीमा दे रखा होगा आईडी नेम एंड सैलरी, सिर्फ इतना ही दे रखा होगा।
इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं दे रखा होगा। और ना आपको ये आउटपुट्स लिखने होते, आपको ना पहले आपको बस ये दे रखा होगा काउंट करो। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा सिखाती हूँ, यहाँ तो मैं आउटपुट दे रही हूँ पर आउटपुट नहीं आएगा, आपको सिर्फ इतनी क्वेरी लिखनी है। देखो सपोज मैं लिखती हूँ काउंट ऑल रोज इन द एम्प्लॉय टेबल, ये मेरी एम्प्लॉय टेबल है, मुझे डुप्लीकेट या इससे कोई नहीं फर्क पड़ता, मुझे काउंट करनी है कि कितने, या फिर काउंट करो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अ कंपनी। आप इस तरह से मान के चलो, तो आप कैसे लिखोगे, आपको सिर्फ टपल काउंट करने हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो कहाँ है कैसे है, बस आपको क्या करना है, काउंट करने हैं किसको, पर्टिकुलर आपके कितने टपल्स हैं। तो इसका सबसे सिंपल सा तरीका क्या है, आप लिखोगे सेलेक्ट काउंट स्टार एज टोटल रो, यानी कि काउंट स्टार जो है जितनी भी रोज होंगी उसको काउंट करेगा 1 2 3 4 5, और एज क्या करेगा कि ये काउंट स्टार ना लिखा है, इसकी जगह क्या लिखा जाए फाइनल में, एट्रीब्यूट टोटल रोज। तो ये आपको इस तरह से मदद करता है। अगर आपको जितने एम्प्लॉयज हैं, जितना भी डेटा है, उसे एज एन सम अप आपको फाइंड आउट करना है, तो आप किसका यूज करते हो, स्टार का यूज करते हो। ठीक है, तो टोटल रोज कितनी आ गई आपकी 5। अगर आपको काउंट करनी है डिस्टिंक्ट वैल्यू इन द डिपार्टमेंट कॉलम, ठीक है, तो आप देखो अगर मैं डिपार्टमेंट देखूं तो मेरे पास कितने डिपार्टमेंट है, बेसिकली 1 2 3, तो आंसर 3 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी क्या, मैं लिखूंगी सिलेक्ट करो, कौन सी टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से सिलेक्ट करो, आपने क्या काउंट करना चाहते हो, डिपार्टमेंट। देखो अगर मैं डिस्टिंक्ट वर्ड यूज नहीं करती तो मेरे 1 2 3 4 5 5 आ जाती, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट की वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, 1 2 3। और जो ये टेब आंसर आए 3, इसका जो एट्रीब्यूट का नाम हो वो क्या हो, यूनिक डिपार्टमेंट हो, तो आउटपुट में यूनिक डिपार्टमेंट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अगर मैं काउंट करना चाहती हूँ रो जहाँ पे जो स्टेटस है वो एक्टिव हो, बस वो काउंट करना चाहती हूँ। अब देखो जहाँ स्टेटस एक्टिव है वो 1 2 3 4, तो मैं क्या लिखूंगी, सिलेक्ट काउंट स्टार एज, क्योंकि मुझे डुप्लीकेसी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ कंडीशन लिखनी है। ऐसे समझो अगर स्टार का मतलब है कि आप चाहते हो डुप्लीकेट वैल्यू भी आए तो आप स्टार लगाते हो, अगर आप चाहते हो कि डुप्लीकेट वैल्यू आए और बिल्कुल टपल्स आ जाए काउंट की, भाई कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने आपके कंपनीज में कितनी कंपनीज है, सब कुछ चाहते हो तो स्टार लगाते हो। और आप किसी पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे करना चाहते हो तो वो स्टार की जगह वो पर्टिकुलर कॉलम लिख देते हो। अब जैसे यहाँ बात की जाए, मुझे काउंट करना है जिनका स्टेटस एक्टिव है, तो जिनका स्टेटस एक्टिव है, वेयर स्टेटस इज एक्टिव, स्टेटस किनका एक्टिव है, 1 2 3, जिनका 1 2 3 4, जिनका स्टेटस एक्टिव है उनका आ गया आंसर। सिलेक्ट करो काउंट स्टार, जो काउंट स्टार है यानी कि पूरे टपल्स को काउंट करेगा, जिन और जो काउंट होके आए उस एट्रीब्यूट की जो कह सकते हैं वैल्यू, वैल्यू कह लो, या जो एट्रीब्यूट का नाम है वो क्या आएगा, एक्टिव एम्प्लॉय। कौन सी टेबल से लेना, एम्प्लॉय टेबल से लेना, जिनका स्टेटस क्या है, एक्टिव है। अगर आप इनएक्टिव डालते तो कितना आता, आपका 1 आता आंसर। ठीक है, अब काउंट करने हैं एम्प्लॉय हर एक डिपार्टमेंट के, हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं। तो सबसे पहले आप देखो ग्रुप वाई, आपने जब ग्रुपिंग करी, अब इसे सबसे पहले ग्रुपिंग होगी, तो भाई जब ग्रुपिंग होगी तो ग्रुपिंग किस बेसिस पे होगी, आपके डिपार्टमेंट के बेसिस पे। तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, भाई पहला ग्रुप एचआर और दूसरा आईटी, तीसरा फाइनेंस। अब मेरे पास एक टेबल बन के आएगी जिसमें ग्रुपिंग होगी एचआर। अब जो ग्रुप बाय में होता है नाम वो तो हमेशा आता ही है ना, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ मतलब देखो ये तो आएगा, डिपार्टमेंट आ गया एचआर आईटी फाइनेंस, यानी कि अब रेदर देन आप पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की जगह ग्रुप्स पे वर्क कर रहे हो, तो ये डिपार्टमेंट आ गया। अब आपको चेक करना है हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं, आप क्या लिखोगे, काउंट स्टार। तो एचआर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है, 1 2, आईटी में 2, फाइनेंस में 1। तो आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट, जो ग्रुप वाई में होता है वो तो लिखा ही होता है यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रुप वाई का पार्ट होगा वो इसमें लिखा होगा। लेकिन अब एक चीज और है,
साथ में जो इम्पोर्टेंट है सीखने के लिए कि ग्रुप बाई के साथ जब भी आप ये चीजें करते हैं तो आपको वो कॉलम जरूर लिखना है जो इसका पार्ट है। अब अगला आपने क्या करा है, काउंट स्टार। काउंट स्टार का मतलब है हर एक डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज बिलोंग करते हैं उनका एज एन आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको देखो आपको यहाँ पे तो ये टेबल मिल रही है आंसर में, पर ये टेबल नहीं मिलेगी आपको। एट द एंड बस क्वेश्चन आएगा कि काउंट करो, आपको एक टेबल दे रखी होगी एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, स्टेटस। आपको फाइंड आउट करना है कि हर एक मतलब डिपार्टमेंट में कितने बिलोंग करते हैं। जब काउंट करना है तो आपको काउंट फंक्शन की यूज है। ग्रुपिंग कैसे करनी है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में तो बोला गया हर एक डिपार्टमेंट, तो हर एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप ग्रुपिंग करोगे। एचआर, आईटी, फाइनेंस, इतना करते ही आप क्या करोगे, काउंट करोगे। अब जब ग्रुप बाई होगा तो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग होगी, यानी कि अब डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि एचआर में कितने हैं, डिपार्टमेंट कॉमा काउंट एज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अगर आप काउंट स्टार लिख देते तो यहाँ पे काउंट स्टार लिखा हो जाता, लेकिन आप चाहते हैं एट्रीब्यूट का नेम डिफरेंट आए तो इस वजह से वो डिफरेंट आता है। ठीक है, अब अगला देखो एग्जाम्पल 5, यूजिंग काउंट विथ सम एंड एवरेज। ये आपको अभी देखो मैं क्वेरीज नहीं समझा रही हूँ, आप ये समझो कैसे हो रहा है। अब आपने क्या करा, सबसे पहले ग्रुपिंग करी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। ग्रुपिंग करने से क्या हुआ, ग्रुपिंग करने से मेरे जो हैं 3 डिपार्टमेंट बन गए। जिसके बेसिस पे आप ग्रुपिंग करते हो वो तो आएगा ही, तो एचआर, आईटी, फाइनेंस। ठीक है, सेलेक्ट करो डिपार्टमेंट, काउंट एज टोटल एम्प्लॉय, सम एज टोटल सैलरी एंड एवरेज एज एवरेज सैलरी। यानी कि आप ये चाहते हो हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं, हर एक एम्प्लॉय की मतलब अगर एचआर में 2 एम्प्लॉय तो उनका टोटल सैलरी क्या है, उनकी एवरेज सैलरी क्या है, आप ये निकालना चाहते हो। तो सिंपली आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, जिसके बेसिस पे आप ग्रुपिंग करोगे वो ग्रुपिंग लिख दोगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट। काउंट स्टार, जो भी काउंट स्टार क्या करेगा, हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं वो काउंट करके देगा, और वो काउंट करने के बाद जो उस एट्रीब्यूट की मतलब जो एट्रीब्यूट का नेम आए वो क्या है, टोटल एम्प्लॉयज आए, है ना। और फिर उसका क्या है, हर एक डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉय हैं, सपोज 2 हैं तो दोनों का सम निकल जाए, बट विल बी रिप्रेजेंटेड एज टोटल सैलरी। फिर क्या है, आपकी जो एवरेज सैलरी है, जो सैलरी है वो एवरेज सैलरी फंक्शन से आपकी निकल जाएगी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इस तरह से आप ये चीजें भी कर सकते हैं, मतलब इट्स नॉट वेरी हार्ड टास्क, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे देखो, ये जो मैं यहाँ पे करा रही हूँ, यहाँ पे डेफिनेटली आपको ये थोड़ा सा लग सकता है कि मैम हमें क्वेरी कैसे आएगी। क्वेरी आपसे पूछा जा सकता है कि अभी देखो मैं आपको क्वेरीज भी कराऊंगी, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ये कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं उनके बारे में बताओ, या काउंट करो कितने, आपको एक टेबल दे रखी है उसमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनके बारे में डिटेल पता करके बताओ। वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस टाइम पे आपको थोड़ा सा मतलब उस टाइम पे देखना होता है। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब उस टाइम पे आप ये देखते रहिएगा, और इस तरह से आपकी जो कनेक्टिविटी है मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड वो बनी रहेगी। ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट पे आपको लगे कि भाई मुझे एक क्वेरी नहीं बन रही, लेकिन क्वेरी प्रैक्टिस के थ्रू बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। ये कह सकते हैं कि टाइम के साथ जब प्रैक्टिस करेंगे तो होगी। और देखो क्वेरीज ही आती हैं, आप ये मान के चलो कि क्वेरीज ही आएंगी पेपर में, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस के बिना तो नहीं होगा इसमें, है ना, ये हम मानते हैं। अब क्वेश्चन कुछ भी आ जाता है ना, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करिएगा सारी। जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ों का आइडिया लगता रहेगा, और जो है आप आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, और जो मेरा एक मेन कंसर्न ये भी है कि देखो एसक्यूएल थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि भाई देखो लेंथी जा रहा है, आई अंडरस्टूड द पॉइंट। बस बात ये है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका जो काउंट स्टार है उसके बारे में डिटेल लेते हैं ताकि आइडिया लग जाए। ठीक है, चलो अब हमारा जो अगला था वो क्या था आपका,
अच्छा, ये पॉइंट एक छोटा सा स्मॉल सा पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। जो काउंट स्टार होता है वो सारी रो को काउंट करता है इंक्लूडिंग विद नल वैल्यू, यानी कि काउंट स्टार में नल वैल्यू भी काउंट होते हैं, यानी कि वो बेसिकली कितने टपल्स हैं वो काउंट करता है। लेकिन अगर आपने काउंट 1 लिखा है, ये काउंट करता है सारी रो बट डज नॉट इवेल्युएट एनी कॉलम नल वैल्यू सिंस 1 इज कांस्टेंट, यानी कि अगर आप कहीं पे काउंट 1 लिख देते हैं तो वो आपको ये काउंट करके नहीं देता है। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब आगे चलते हैं। आपका जो काउंट फंक्शन होता है वो हैंडल कर सकता है डुप्लीकेट वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द आर्ग्यूमेंट। अगर आप लिखते हो काउंट उसके आगे कॉलम नेम, तो ये काउंट करता है सारी नॉन नल वैल्यू स्पेसिफाइड इन द कॉलम इवन डुप्लीकेट, पर वो डुप्लीकेट को इंक्लूड करता है। लेकिन अगर आप डिस्टिंक्ट डाल दोगे, है ना, अगर आप सिर्फ काउंट स्टार डाल रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ टप्पल काउंट करके देगा। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर कॉलम नेम डाल रहे हो, जैसे कि यहाँ देखो, अगर मैंने पर्टिकुलर कॉलम सैलरी डाली थी तो सारी नॉन नल वैल्यूज आ गए थे, डिस्टिंक्ट डालते ही वो डुप्लीकेट वैल्यू को भी इग्नोर कर देता है। और जो काउंट स्टार है वो डुप्लीकेट नल दोनों को इंक्लूड करता है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ कितनी टपल्स हैं पूरी एक टेबल में वो पता लग जाए तो दैट पॉइंट यू नीड काउंट स्टार। अगर आप चाहते हो डिस्टिंक्ट पता लग जाए तो ये, और सिर्फ चाहते हैं कि नॉन नल वैल्यू ना आए डुप्लीकेट आ जाए तो कॉलम का नेम दे दीजिएगा। अब अगला आपका आता है ऑपरेटर्स। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं एसक्यूएल में? एसक्यूएल का सबसे पहला ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर। जो एंड ऑपरेटर होता है ये डिस्प्ले करता है वो वैल्यू जो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। एंड का मतलब बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन 1 कंडीशन 2 कितनी भी कंडीशन है वो सारी सेटिस्फाइड हो जाएंगी। जबकि और का मतलब है ये सारे वो रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता है जिसमें कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, यानी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन 1 कंडीशन 2 और कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, उसको ये क्या करता है, आपको करके देता है। ठीक है, अब आपने क्या करा, मेरे पास एक टेबल दे रखी है जिसमें कि रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन, एज सब दे रखा है, उसकी डिटेल दे रखी है। अब मैं इस टेबल का नाम स्टूडेंट मान लेती हूँ। ये आपकी चॉइस होती है कि आप टेबल को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसे क्या मान लिया, स्टूडेंट मान लिया। ठीक है, अब एक सेकेंड, हेलो, हाँ चलो, तो आपने टेबल मान ली स्टूडेंट। अब देखो मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इक्वल टू 18 एंड एड्रेस इक्वल टू दिल्ली। यानी कि इसमें से एज, सपोज मैंने सबसे पहले देखा एज 18 किस किस की है, इसकी है, लेकिन इनमें से कौन दिल्ली पे रहता है, ये दोनों। तो रेदर देन 3 दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आंसर आ जाएंगे, जैसे कि रोल नंबर, नेम, एड्रेस सबका, सिर्फ जिनकी एज 18 है और जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। एंड का मतलब है दोनों कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। अब अगला मैंने क्या बोला, उन स्टूडेंट की सारी डिटेल्स, स्टार का मतलब ऑल डिटेल मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट वेयर नेम जो है राम होना चाहिए या नेम जो है सुजीत हो, या तो राम हो या सुजीत हो। अब देखो राम, सुजीत, तो ये आपके राम और सुजीत, और का मतलब है कोई भी एक कंडीशन। ठीक है, एंड का मतलब बोथ कंडीशन। आप एंड और को एक साथ भी लिख सकते हो। सिलेक्ट स्टार मतलब सारी कंडीशन, जो भी सारी एट्रीब्यूट है वो आप जो है कराना चाहते हैं, कौन सी में से, टेबल नेम में से वेयर कंडीशन 1 एंड, यानी कि सबसे पहले आपको और को ब्रैकेट में लिखना है और जो एंड है उसे विदाउट ब्रैकेट में लिखना है। ऐसे नहीं लिख सकते कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 और आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा जाए ब्रैकेट लगाने होते हैं। ठीक है, ब्रैकेट इज मैंडेटरी हियर। अब देखो मैंने क्या लिखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज 18 एंड नेम राम और रमेश। अच्छा, अब देखो नाम जो है राम और रमेश होना चाहिए। अगर मैं इसको एक मिनट हाइड ये हटाती हूँ, तो पहले ब्रैकेट के हिसाब से अगर ब्रैकेट देखा जाए तो ब्रैकेट के हिसाब से जो सबसे पहले आएगा वो क्या आएगा, राम और रमेश होना चाहिए। तो राम और
और रमेश, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे रमेश, राम और रमेश। अब अगला क्या डाला मैंने, अगला मैंने बोला, एक सेकेंड, जहां पर एज क्या होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। अब एज 18, देखो एज 18, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों क्या आपको चाहिए, क्या सारी डिटेल चाहिए, तो आपका क्या यहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे आपका यहाँ पे एक और क्या जगह, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज 18 एंड राम और रमेश। राम और रमेश में ये है राम रमेश रमेश। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक और नहीं आई है, लेकिन आएगी। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2। अब देखो दिस इज डुप्लीकेट वैल्यू, 2 रमेश, 2 रमेश, ये 2 बार नहीं आएगा, तो क्या होगा, ये एक बार आ जाएगा, ठीक है। देखो वैसे नॉर्मली जो टेबल है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएंगी, क्योंकि रोल नंबर इज माय प्राइमरी की, तो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएंगी। लेकिन ये समझाने के लिए बताया गया है, अगर ऐसा हो जाता है कि डुप्लीकेट वैल्यू आपको दिखे, तो आप उसे क्या कर देंगे, मतलब वो नहीं आएंगी, सिर्फ एक बार आएगा। वैसे ये इस टेबल का पार्ट नहीं होगी। अगर रियल वर्ड में देखा जाए, दिस विल बी नॉट द पार्ट ऑफ दिस। क्यों, क्योंकि भाई 2 रमेश गुड़गांव 18, ये बिल्कुल क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू। आपने यहाँ पे, मैं देखो कंडीशन तो दिखा नहीं रही हूँ कि रोल नंबर मेरी प्राइमरी की है या नेम आपकी, ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे, ये आपको समझाने के लिए बताया गया है। इसलिए क्या आया, ये एक बार ही आएगा, क्योंकि डुप्लीकेट आपको सिलेक्ट करना है जहाँ पे एज 18 है, राम और रमेश, तो आप इसको हटा दें, ठीक है। अब अगला देखते हैं आपके जो वाइल्ड कार्ड्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं। यहाँ पे आपने सीखा, देखो एंड ऑपरेटर्स और ये ऑपरेटर्स दोनों इंपॉर्टेंट। एंड का मतलब बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू, और मतलब एनी कंडीशन मस्ट बी ट्रू। एंड और लिखते हैं तो आपको पहले ये वाला पिक होगा, देन 18। अगर यहाँ पे मैं मान के चलती हूँ ये होता आपका 19 और ये होता आपका 18, है ना, राम और रमेश में, तो सिर्फ आंसर आता राम। ये जो यहाँ पे दे रखा है, ये एक्स्ट्रा दे रखा है, इसको इग्नोर करना, ठीक है। अब आते हैं वाइल्ड, अभी आपके ऑपरेटर्स कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन बीच में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स आते हैं, जिन्हें हम स्पेशल सिंबल कहते हैं, जो एसक्यूएल क्वेरी में यूज होते हैं किसी भी स्पेसिफिक पैटर्न को अगर आपको स्ट्रिंग में फाइंड करना है। ये बेसिकली लाइक एंड नॉट लाइक क्लोज के साथ, लाइक बिल्कुल इससे मिलता जुलता या इससे मिलता जुलता ना हो, कहने के बहुत सारे वाइल्ड कार्ड्स हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो परसेंटेज, अंडरस्कोर और रेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। तो एक एक को पढ़ते हैं। सपोज आपको एक ये टेबल दे रखी है कस्टमर नाम की, ठीक है, इस टेबल का नाम मैंने कस्टमर माना, इसमें डिटेल दे रखी है। अगर मैं लिखती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, यानी कि सारा डेटा पिक करना है कस्टमर से, जहां पे कस्टमर का नेम लाइक ए, यानी कि स्टार्टिंग ए से हो। जब मैं लिखती हूँ सिंगल कोट्स में ए परसेंटाइल, यानी कि स्टार्टिंग ए से हो, एंडिंग में कुछ भी हो, तो स्टार्टिंग किससे है, अमन और आदित्य, तो ये दोनों आपके आंसर में आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ परसेंटाइल ए, यानी कि एंडिंग ए से हो, स्टार्टिंग में कुछ भी हो, है ना। अब जब एंडिंग ए से हो तो क्या आएगा, ये। अब आप कहेंगे मैम ये क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, एस डॉट ए डॉट, तो एंडिंग ए से नहीं हो रही, डॉट से हो रही है, इसलिए आंसर आ जाएगा ये सिर्फ आदित्य, क्योंकि डॉट भी तो एक करेक्टर ही है। इसने क्या बोला, स्टार का मतलब है सारे डेटा, जितना भी डेटा है उससे गैदर करो, कौन सी, उससे कस्टमर से सारे डेटा को गैदर करो, जहां पे जो कस्टमर का नेम है, वेयर कस्टमर नेम लाइक, लाइक एक ऑपरेटर है, हम आगे सीखेंगे। लाइक मतलब मिलता जुलता, कि स्टार्टिंग ए से हो, स्टार्टिंग ए अमन ही है, तो ये दोनों का सारा डेटा एंडिंग ए से हो। आप कहेंगे मैम यहाँ पे डॉट है, डॉट अलग वो होता है एक तरह से करेक्टर। अब अगर मैं चाहती हूँ कि फैच करना रिकॉर्ड उन कस्टमर का जिनके नेम में ए आए, यानी कि कहीं भी हो, मिडिल में हो, स्टार्टिंग में हो, एंडिंग में, कहीं भी हो, बस ए आना चाहिए। तो शुभम के नाम में ए है, अमन में है, नवीन में है, आदित्य में है, निशांत में है। यानी कि बीच में लिखने का मतलब ये नहीं है कि मिडिल में आना चाहिए, एज अ सब स्ट्रिंग होना चाहिए।
अगर आप स्टार्टिंग में परसेंटाइल लगाते हैं यानी कि स्टार्टिंग कुछ भी हो, लास्ट में लगाते तो लास्ट में कुछ हो, लेकिन आप मिडल में लिखते हैं, मिडल का मतलब ये नहीं होता कि मिडल में हो, मिडल का मतलब एज ए सबस्ट्रिंग कहीं भी प्रेजेंट हो, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, यहाँ पे ये दो जगह प्रेजेंट है, यहाँ पे ए कहीं पे भी हो, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। अगर आपको रिकॉर्ड फेच करना है कस्टमर टेबल का जिसमें लास्ट नेम जो है RA हो एट एनी पोजीशन, मतलब कि जो कस्टमर का नेम है वो लास्ट नेम, ये जो लास्ट नेम है आपका, ये आपकी जो टेबल दे रखी जो लास्ट नेम है उसमें RA आ रहा हो, कहीं पे भी आ रहा हो, चाहे वो स्टार्टिंग में आ रहा हो, एंडिंग में आ रहा हो, कहीं पे भी आ रहा हो, आपको रिकॉर्ड करने हैं। एंड द रिजल्ट डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जब आपको डुप्लीकेट नहीं चाहिए तो आप किसका यूज करते हैं, डिस्टिंग का। सेलेक्ट डिस्टिंग स्टार, यानी कि डिस्टिंग का मतलब होता है, आप सपोज सबसे पहले RA कहाँ आ रहा होता, ये टेबल है, RA यहाँ आ रहा है, सपोज लास्ट नेम दो होते चोपड़ा, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट होती, और अगर मुझे क्या होता सर कस्टमर नेम चाहिए होता, तो आप क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम लिखते। तो आपको जहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए होती है वहां पे आप डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर नेम वेयर सिटी वेयर कंट्री लाइक, आपका कंट्री एक ये यहाँ पे कंट्री नहीं आएगा, वेयर लास्ट नेम, यहाँ पे से आप काटेंगे, यहाँ लिखोगे वायर लास्ट नेम, ठीक है, दिस इज लास्ट नेम, ये लास्ट नेम लाइक RA। तो RA कहाँ पे है, देखो RA और मुझे कहीं दिखा ही नहीं ना, ठाकुर में है, बस एक यहाँ पे है, तो ये वाला डेटा पिक हो जाएगा। अगर यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू होती तो वो हट जाएंगी, अगर आती हैं तो, वैसे डुप्लीकेट वैल्यू इसमें है नहीं, तो आपको इस तरह से वाइल्ड कार्ड्स यूज होते हैं। अब ऐसे ही अंडरस्कोर, इसको बोलते हैं अंडरस्कोर, आपको ये टेबल दे रखी है बहुत साथ, मतलब इसमें कस्टमर आईडी कस्टमर नेम सारी डिटेल दे रखी है। वाइल्ड कार्ड का जो ये सिंगल डैश है रिप्रेजेंट करता है सिंगल करेक्टर को, आप कितनी बार भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एक यूज करते तो एक करेक्टर, दो यूज करते दो करेक्टर, तीन यूज करते आप कितने भी करेक्टर को यूज करने के लिए अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक अंडरस्कोर एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको रिटर्न करने हैं कस्टमर विथ सिटी स्टार्टिंग विद एनी करेक्टर फॉलोड बाय ODON, यानी कि आपका स्टार्टिंग कुछ भी हो, स्टार्टिंग विद एनी करेक्टर, और जो ये डैश है रिप्रेजेंट करता है कोई भी करेक्टर, पर एंडिंग किससे होनी चाहिए, मतलब पहला करेक्टर A हो, B हो, C हो, D हो, कुछ भी हो, पर उसके बाद ODON। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी लाइक ODON, यानी कि सारा डेटा पिक हो जाएगा। यानी कि अगर इसमें बात करें जहां पे एंड स्टार्टिंग का जो पहली लाइन है वो कुछ भी हो, पर इसके बाद क्या हो, ONDON, सिर्फ ये है, तो आपको एज एन आउटपुट 4 वाला जो कॉलम है, यानी कि जो 4th कस्टमर आईडी वाली कॉलम है वो आपको एज एन आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। यही बोला गया क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हो गया, आपको उन सारे कस्टमर की डिटेल चाहिए जिनकी सिटी की स्टार्टिंग का जो पहला करेक्टर है वो कुछ भी हो, कुछ भी होने के लिए आप क्या यूज करते हैं, डैश, और उसके बाद क्या हो, ONDON। तो एक ही आएगा, रिटर्न करना है कस्टमर का नेम जिनकी स्टार्टिंग L से हो, स्टार्टिंग L से हो, L से स्टार्टिंग हो, फिर 3 कर फॉलोड बाय एनी 3 करेक्टर, यानी कि 1 2 3, उसके बाद एंडिंग किससे हो, ON से, ठीक है। तो ये जो लाइन खींची हुई है 3 बार, देखो अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो 1 2 3, अब देखो पहले L से कौन कौन है, L से ये है और ये है, 2 L से है, फिर इसके बाद 3 गैप होने चाहिए, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, लेकिन एंडिंग किससे होनी चाहिए, ON से, तो सिर्फ मुझे 4th वाला एज एन आउटपुट मिलेगा। तो आपको सारे कस्टमर चाहिए, इसके लिए आप स्टार लगाएंगे, ऑल कस्टमर, किससे, कस्टमर सिटी से, जहां पे सिटी लाइक स्टार्टिंग जो है कोई भी करेक्टर हो, ये रिप्रेजेंट करता है एनी करेक्टर, और एंड इसके बाद ODON, स्टार्टिंग L से हो फिर कुछ भी हो। टू फेच द रिकॉर्ड फ्रॉम द कस्टमर टेबल वेयर कंट्री कंटेनिंग अ टोटल ऑफ 7 करेक्टर्स। अब 7 करेक्टर्स किसके हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2
3 4 5 6, इसमें कोई ऐसा नहीं है इसमें सिटी में 7 कैरेक्टर्स हो, ज्यादा ही है या कम है। तो आप कैसे लिखेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, जहाँ पे 7 कैरेक्टर्स होंगे, क्योंकि हर एक ये जो है एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो जहाँ पे 7 कैरेक्टर्स होंगे वो वाली आपका सारा डेटा उन कस्टमर्स का पिक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सिंपल सा है, डैश रिप्रेजेंट करता है सिंगल कैरेक्टर को, आप जितने डैश लगाते जाएंगे वो अलग अलग कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ बोला होता है 8 को, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख देते हैं, और सिंगल कोट्स के अंदर। ठीक है, अगला आपका आता है ये वाला, देखो कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, इसे क्या बोलते हैं, ये ब्रैकेट वाला, इसके अंदर आप कितने भी कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। रिटर्न ऑल द कस्टमर्स स्टार्टिंग विद आइदर दिस। स्टार्टिंग के लिए क्या, पहले सबसे पहले देखो स्टार्टिंग किसके लिए यूज करते हैं, कि यहाँ पे एंडिंग कुछ भी हो, स्टार्टिंग में एस होना चाहिए। ठीक है, ये यूज करते हैं ना। अब आपको वो सारे कस्टमर चाहिए जिनकी स्टार्टिंग या तो बी से हो, एस से हो, या पी से हो। अब एक सिंगल के लिए तो मैं क्या यूज करती हूँ, एस लिखा और एंडिंग किसी से भी हो। लेकिन अगर मुझे ज्यादा चाहिए तो मैंने एक ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट, जिसमें बी एस पी, और ये कर दी, यानी कि ये सारे कस्टमर जिनका नाम बी एस पी, अगर कस्टमर नेम बी एस पी इसमें से कोई नहीं है, अगर होता तो वो सारे कस्टमर आपके पिक होके आ जाते। ठीक है, मैं इसी टेबल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि देखो वैल्यूज यहाँ पे कम है, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जिनका जो है कस्टमर नेम बी एस पी से स्टार्ट हो। लेकिन अगर होता बी एस पी, बी एस पी नहीं है, तो ये वाला एज एन आउटपुट आपको मिल जाएगा। अब आपको रिटर्न करने हैं सारे कस्टमर जो स्टार्ट होते हैं ए से, स्टार्टिंग विद ए। ठीक है, एंड आर एटलीस्ट 3 कैरेक्टर, मतलब 3 तो होनी चाहिए, और उसके बाद कुछ भी हो। वो सारे कस्टमर जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, वो सारे कस्टमर जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, एटलीस्ट 3 तो हो, 1 2 3, फिर उसके बाद कुछ भी हो, तो ये चारों एज एन आउटपुट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कस्टमर का, ये आपको लिखने आने चाहिए। अब ये देखो क्या बोला है, समझने की कोशिश करना, आपसे क्या बोला है, कस्टमर विथ सिटी स्टार्टिंग विथ एनी करे, एनी का मतलब ये, ठीक है, कुछ भी आए, और फिर एंडिंग इससे होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है कि अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ भी हो तो ये लगा दो, फिर उसके बाद एंडिंग हो, पर लेकिन यहाँ पे क्या स्टार्टिंग इनमें से किसी से हो, तो इसलिए आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। रिटर्न ऑल द कस्टमर दैट हैव आर इन सेकंड पोजीशन, यानी कि स्टार्टिंग कुछ भी हो, सेकंड पोजीशन पे क्या होना चाहिए, आर, और उसके बाद कुछ भी हो, कुछ भी के लिए क्या लगाते हैं, परसेंटाइल। पर्टिकुलर एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो एक डैश, मल्टीपल करने हैं तो मल्टीपल। सारे कस्टमर की मुझे रिकॉर्ड चाहिए, सारे के लिए मैं क्या यूज करती हूँ, स्टार। किसमें से, जहां पे कस्टमर का नेम क्या होना चाहिए, आर से सेकंड, और डैश रिप्रेजेंट करता है कोई भी एक करेक्टर, और परसेंटाइल उसके बाद कुछ भी हो। ठीक है, तो ये आपके वाइल्ड कार्ड्स हैं, मेनली बहुत सारे वाइल्ड कार्ड होते हैं, कुछ एसक्यूएल, कोई माई एसक्यूएल, कुछ ओरेकल, कुछ जगह यूज होता है, कुछ जगह सपोर्ट नहीं होते। बट अगर आपको यूज करना है, 0 और मोर करेक्टर को सब्सटीट्यूट करना है, तो इसके लिए अगर आप एक पर्टिकुलर करेक्टर के लिए चॉइस देना चाहते हैं, अंडरस्कोर, अगर आप चॉइस देना चाहते हैं, अगर मैं ये लिखती हूँ, देखो आर कॉमा एस, ठीक है, डैश परसेंटाइल, इसका मतलब है स्टार्टिंग आर या एस से हो, उसके बाद कोई भी एक करेक्टर हो, वो अगर मैं लिखती हूँ पी, वो पी ही होना चाहिए, और उसके बाद कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मतलब क्वेरीज में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए, है ना। अब चलो लास्ट आपका जो टॉपिक है आज का, इन एंड नॉट इन ऑपरेटर एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। इन एंड नॉट इन मतलब कि सेलेक्ट करो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम उन एम्प्लॉयज का जिनका एड्रेस जो है दिल्ली है या फिर हिमाचल है। तो कौन कौन से आ जाएंगे, चिरंजीव, हैरी और आशीष। तो ये जो तीनों नेम हैं वो आपको एज एन आउटपुट मिल जाएंगे, क्योंकि आपको उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेलेक्ट करना है उन एम्प्लॉयज का जिनका एड्रेस दिल्ली या हिमाचल है। अब आपसे बोला गया है
उन एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम सिलेक्ट मत करना जिनका दिल्ली या लखनऊ है। अब देखो इसको एक सेकंड में इरेज करती हूँ, ठीक है। इनका मतलब होता है इसका पार्ट हो, नॉट इनका मतलब होता है इसका पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, सिलेक्ट करो फर्स्ट नेम उन एम्प्लॉयज का, कौन सी टेबल में, ये इसको मैंने मान लिया एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो मैं आपको एज एन एग्जाम्पल लेके दिखा रही हूँ, बट एक्चुअली में ये टेबल नहीं बनी आएगी, सिर्फ ऐसे लिखाएगा, ठीक है। अब वेयर एड्रेस नॉट इन दिल्ली, पहले आप देखो दिल्ली में कौन कौन है, ये है और ये है लखनऊ, ठीक है। आंसर आएगा आपका मेघा, ये इसका आंसर है मेघा, आपका अनिकेत और आपका आशीष। नॉट इनका मतलब है जिनका एड्रेस दिल्ली और लखनऊ में नहीं है वो पिक होंगे, और इनका मतलब है जिनका एड्रेस दिल्ली और हिमाचल में है वो होंगे। इन मतलब बी द पार्ट ऑफ दैट थिंग, नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट थिंग, ठीक है। अब आता है आपका नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू मतलब या तो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है या इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट करो फ्रॉम, इस टेबल का नाम मैंने गो मान लिया, कुछ भी टेबल का नाम मान लो, वेयर नेम इज नॉट इक्वल टू हर्ष, तो भाई नेम जो हर्ष है वो सिलेक्ट नहीं हो उस बाकी, यानी कि आउटपुट में ये जो चारों हैं ये आंसर में आपको मिल जाएंगी। नॉट इक्वल टू मतलब जो ये कंडीशन है जिसका नेम हर्ष नहीं होगा वो सिलेक्ट होंगे, यानी कि जिनका नेम हर्ष है वो सिलेक्ट नहीं होंगे। अब अगला क्या हो रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गो वेयर कॉन्टेस्ट स्कोर इज नॉट इक्वल टू 98, जिनका 98 नहीं होना चाहिए, यानी कि अब अगर इसको देखो, सबसे पहले जो कॉन्टेस्ट स्कोर 98 नहीं होना चाहिए, किसी का नहीं है, रैंक 3 नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये हट गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एंड लगा हुआ है तो स्टार्टिंग से देखो, जिनका पहले देखो कॉन्टेस्ट स्कोर 98 किसी का है नहीं है, ठीक है। रैंक किसी की 3 है, हाँ इन दोनों की रैंक 3 है तो ये दोनों नहीं आएंगे। कोडिंग स्ट्रिक ग्रेटर देन इक्वल टू 100 होनी चाहिए। अब जो कोडिंग स्किल है ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ये तो पहले हट चुका है, ये पहले हट चुका है, ये भी हट चुका है, क्योंकि ये एक्चुअली में जो कोडिंग स्पीड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 100 नहीं है, तो ये आपको एज एन आंसर मिल जाएगा। नॉट इक्वल टू बिस इक्वल टू का उल्टा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसमें हमें वो सिलेक्ट करने होते हैं नाम जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, यानी कि देखो सबसे पहले अगर एंड लगा होता तो स्टार्टिंग से ही कहते हैं जिनका स्कोर 98 नहीं है, सब ऐसे हैं 150, वो किसी का भी 98 नहीं, किसका रैंक 3 नहीं था, वह ये दोनों रैंक 3 वाले हैं, इन्हें हटा दिया। अब जो कोडिंग स्कोर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो ये आपका आंसर आ गया। तो मैंने आपको जो आज बेसिकली पढ़ाई हुई नॉट इक्वल टू, नॉट इन ऑपरेटर, वाइल्ड कार्ड्स, या ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज बता रही थी कि ये वाला जो है टेबल, ये इसमें यहाँ पे मतलब नहीं लिखना है, आपको बस एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कैसे वर्क करता है। पहले मैं आपको इसके बाद जॉइंस पढ़ाऊंगी और आपको धीरे धीरे जितने भी क्वेश्चंस हैं, देखो पहले इसमें क्या है, ये प्रोग्रामिंग है एक तरह से, बहुत ज्यादा है, आपको पता है इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक, तो थोड़ा सा आप बस पेशेंस रखिएगा, देन आपका जितना भी क्वेश्चंस है वो आपके सारे कवर होते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।